हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। ये वीडियो पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ड की सीरीज का पार्ट 1 है और इसमें हम इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा हिस्ट्री और क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वर्ल्ड की पॉलिटिकल डिवीजन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल डिवीजन क्या होता है और फिजिकल डिवीजन क्या होता है। देखिए, पॉलिटिकल डिवीजन वो डिवीजन होती है जिसमें हम किसी जियोग्राफिकल रीजन को, मतलब किसी एरिया को हम सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं ताकि उसको अच्छी तरह एडमिनिस्टर कर सकें। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को हमने स्टेट्स में डिवाइड किया है। किस लिए किया है? ताकि हम उसको अच्छी तरह चला सके, एक कंट्री को अच्छी तरह चला सकें। और अगर कोई डिवीजन किसी कॉन्क्वेस्ट की वजह से हो, मतलब जंग हुई हो और जिस पार्टी की जीत हुई हो उसने कंट्री कोई बनाई हो, या रेवोल्यूशन की वजह से, जैसे फ्रेंच रिपब्लिक जो बना था वो रेवोल्यूशन की वजह से बना था, या ट्रीटीज वगैरह, इनकी वजह से जब डिवीजन जो होती है उसको बोला जाता है पॉलिटिकल डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड अ कंट्री इनटू स्टेट्स। अगर आप किसी कंट्री को स्टेट्स में डिवाइड करते हो या स्टेट्स को भी सब डिवीजन करते हो, उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल डिवीजन। ठीक है, इसका एसेंशियल फीचर यह है कि ये इंसान करते हैं। ये जो जंगें होती हैं या रेवोल्यूशन या ट्रीटीज या खुद से डिवाइड करना ताकि किसी एरिया को अच्छी तरह मैनेज किया जाए, वो इंसान ही करता है ना, इंसान के हाथ में है। लेकिन अगर हम फिजिकल डिवीजन की बात करें तो फिजिकल डिवीजन का क्या मतलब है कि किसी जियोग्राफिकल रीजन, किसी जियोग्राफिकल एरिया की डिवीजन होना, उसको डिवाइड करना बहुत से हिस्सों में। किस बेसिस पे? टोपोग्राफिकल फीचर ऑफ द रीजन पे। मतलब क्या है, जैसा वो रीजन है उस हिसाब से उसकी डिवीजन करना, जो उसके टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं, जैसे दरिया हैं, पहाड़ हैं, कुछ भी हैं, उनकी वजह से। ठीक है, जैसे अगर इंडिया को देखा जाए, हम इंडिया की भी बहुत सी फिजिकल डिवीजन है या जिनको फिजियोग्राफिक डिवीजन्स भी बोलते हैं। जैसे हिमालयाज है, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, आइलैंड्स है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स वगैरह जो भी हैं, ये सारी क्या है? फिजिकल डिवीजन। ये सारा क्या है? ये नेचुरल होता है और इसमें इंसान का कोई भी हाथ नहीं होता है। इंसान ने कोई पहाड़ नहीं बनाया, इंसान ने कोई पेनिनसुलर प्लेट्यू जो इंडिया का है वो नहीं बनाया। अगर आप फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये मैंने अच्छी तरह बहुत डिटेल में 4 वीडियोस में समझाया है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, और पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की वीडियो भी बनी हुई है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पॉलिटिकल डिवीजन क्या है कि जो इंसान खुद करता है किसी एरिया को डिवाइड, और फिजिकल डिवीजन क्या है? जिसको नेचुरली डिवीजन हुई होती है किसी एरिया की, है ना। अब पॉलिटिकल डिवीजन जो है दैट कैन बी चेंज्ड। इसको इंसान खुद चेंज कर सकते हैं। कोई ट्रीटी हुई, कोई रेवोल्यूशन हुआ, कोई जंग हुई, कुछ भी हुआ, उसकी वजह से क्या कर सकते हैं कि ये खुद इंसान चेंज कर सकते हैं। जैसे बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन फिर जब वॉर हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, उसमें इंडिया ने भी हिस्सा लिया और बांग्लादेश को अलग कर दिया। तो ये किसने किया? बांग्लादेश को एक अलग से फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड किसने बनाया? इंसान ने ही बनाया ना। और लेकिन जो ये फिजिकल डिवीजन होती है ये मोर और लेस परमानेंट होती है। मतलब क्या है? इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम अपने हाथों से पहाड़ नहीं बना सकते, हम दरिया नहीं बना सकते, हम प्लेटू नहीं बना सकते, हम माउंटेन्स नहीं बना सकते, कुछ नहीं बना सकते, है ना। उसके बाद जो पॉलिटिकल डिवीजन होती है उसको पॉलिटिकल मैप पे दिखाया जाता है, और फिजिकल डिवीजन जो होती है उसको फिजिकल मैप पे दिखाया जाता है। आप देखिए, ये देख सकते हैं आप कि ये जो है ये पॉलिटिकल मैप है। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिवीजन हुई है, जैसे यहां पे कनाडा दिख रहा है आपको, यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या यहां पे लीबिया, कोई भी जो बाउंड्रीज खींची हैं ये इंसान ने खींची है। तो जो मैप इंसान की खींची हुई बाउंड्रीज दिखाता है उसको बोलते हैं पॉलिटिकल। ठीक है, और उसके बाद है फिजिकल मैप। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे इंसान की कोई बाउंड्री नहीं है। यहां पे क्या है? यहां पे सीधा कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए हैं और ओशंस दिखाए गए हैं, या पहाड़ियां वगैरह दिखाई गई हैं। तो ये जो होता है ऐसा मैप जिसमें इंसान की कोई डिवीजन ना दिखाई हो, बल्कि नेचुरल जो डिवीजन होती है वो डिवीजन दिखाई गई हो, उसको बोलते हैं फिजिकल मैप। ठीक है, ये समझ आ गया आपको पॉलिटिकल डिवीजन क्या होता है, फिजिकल डिवीजन क्या होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और वर्ल्ड की जो फिजिकल डिवीजन हुई है उसकी थोड़ी
हिस्ट्री जानते हैं, क्योंकि जब तक हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे किसी चीज की, हमें उसकी प्रेजेंट जो कंडीशन है वो कैसे बनी है वो पता नहीं चल सकती। तो पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड पढ़ने के लिए हमें उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जरूर पढ़नी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ये जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड की हिस्ट्री जो है वो हम पढ़ेंगे तब से जब पॉलिटिकल डिवीजन जैसी, वर्ल्ड को डिवाइड करने जैसी कोई बात थी ही नहीं, और आज तक जहां पे पॉलिटिकल डिवीजन, जो कंट्रीज हैं, नेशंस हैं, वो हमारी जिंदगियों का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वहां से हम यहां तक कैसे पहुंचे वो हम इस हिस्ट्री के टॉपिक में देखेंगे, और यहां पे हम सिर्फ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखेंगे, क्योंकि ये जो इवेंट्स हैं इनको डिटेल में आप कहीं भी पढ़ सकते हो, जैसे हिस्ट्री में भी पढ़ सकते हो, साइंस वगैरह में भी पढ़ सकते हो, एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ सकते हो, लेकिन यहां पे हमें सिर्फ आइडिया की जरूरत है कि हुआ क्या तब से, जब से पॉलिटिकल डिवीजन जैसी कोई चीज नहीं थी, और आज जहां पे जंगें लड़ी जाती हैं, किस लिए? अपनी कंट्रीज को बचाने के लिए, नई कंट्री बनाने के लिए, एटसेट्रा। तो इसके बीच में हुआ क्या वो हम देखेंगे। तो देखिए, जब पहले इंसान हंटर और गैदरर्स हुआ करते थे, मतलब क्या है कि जब इंसान नोमैड्स की जिंदगी जीते थे, एक जगह सेटल नहीं होते थे, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मौसम को फॉलो किया करते थे, तो लगभग 5.6 मिलियन ईयर्स अगो इंसान जैसे क्रीचर्स दुनिया में देखना स्टार्ट हो गए। लेकिन उसके बाद बहुत से इंसान जैसे ही क्रीचर्स दुनिया में आए भी और एक्सटिंक्ट भी हो गए। लेकिन मॉडर्न ह्यूमंस जो हम हैं, उनसे मिलते जुलते जो इन्वॉल्व हुए आज के ह्यूमंस में, मॉडर्न ह्यूमंस में, वो कब देखना स्टार्ट हो गए? वो लगभग 1,60,000 साल पहले दुनिया में आए। तो इस दौरान इंसान अपना खाना कैसे हासिल करता था, कैसे लेता था? या तो वो स्कैवेंजिंग करता था, मतलब किसी और जानवर ने कोई और जानवर मारा है तो उसी को पकड़ के खा लेते थे, या खुद हंटिंग करते थे एनिमल्स, और गैदर करते थे, क्या मतलब जमा करते थे प्लांट प्रोड्यूस वगैरह, जो प्लांट्स बनाते हैं, प्लांट्स के जो फल वगैरह होते हैं उनको जमा करके इंसान अपना खाना तैयार करता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप इंसान की जिंदगी में आया। वो कब आया? लगभग 15,000 साल पहले। क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का क्या मतलब है कि इंसान अब एक ही जगह बैठ के सेटल होके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में शामिल हो गया और खुद से अपने लिए खुराक पैदा करने लगा। तो इससे क्या हुआ? इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक हुई कि इंसान सेटल हो गया एक जगह से दूसरी जगह जाने की अब जरूरत नहीं पड़ रही थी। और जो कुछ हंटर गैदर्स थे जो अपनी जिंदगी चेंज करना ही नहीं चाहते थे, वो चाहते ही नहीं थे कि हम सेटल हो जाएं, तो उनको कॉन्कर कर दिया, मतलब उनको हरा दिया, जंगें हुई, उनको हरा दिया और उनको खत्म कर दिया इस दुनिया से। किन्होंने? उन लोगों ने जो अब सेटल हो चुके थे। फार्मिंग ग्रुप्स बोल सकते हैं हम उनको, फार्मिंग कम्युनिटीज बोल सकते हैं हम उनको। उन्होंने उनको, जो हंटर गैदर्स थे, उनको खत्म कर दिया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो एग्रीकल्चर था, इसकी वजह से क्या हुआ कि अनाज जो था, इंसान के पास खाना जो था, वो काफी मिकदार में पैदा होने लगा। तो उसकी वजह से इंसान की जो पॉपुलेशन थी वो काफी ज्यादा ग्रो हुई, क्योंकि हंटिंग गैदरिंग से जो खाना मिलता था वो उतना नहीं होता था। लेकिन एग्रीकल्चर में क्या हुआ? एग्रीकल्चर की वजह से खाना वगैरह जो भी था वो काफी मिकदार में पैदा होने लगा, काफी मिकदार में बनने लगा। तो इंसान की जो पॉपुलेशन थी वो भी उसी की वजह से बढ़ने लग गई। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप, जो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप मैनकाइंड की जिंदगी में हुआ वो क्या था? वो था बर्थ ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन क्या होता है? सिविलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होती है। कॉम्प्लेक्स मतलब जिसके बहुत से हिस्से होते हैं। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होती है जिसमें अर्बन डेवलपमेंट होती है, मतलब क्या है? सिटी लाइफ होती है उसमें, और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होती है उसमें। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का क्या मतलब है? सोसाइटी में क्लासेस बनती हैं, जैसे अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ऐसी क्लासेस बनती हैं। और उसमें एक किस्म की कोई भी, किसी भी टाइप की गवर्नमेंट भी हो सकती है, और उसमें सिस्टम ऑफ राइटिंग भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जैसा आज है राइटिंग, ऑब्वियसली वैसा राइटिंग तो नहीं था तब, लेकिन कोई ना कोई सिस्टम उनके पास था जो राइटिंग जिसको हम कह सकते हैं, है ना। तो क्या हुआ कि जब देखो एग्रीकल्चर की वजह से क्या हुआ, लोग सेटल हो गए। सेटल होने की वजह से क्या हुआ कि जो
छोटे से जगह पे कोई सेटल हो गए थे लोग, वहां पे फिर और लोग सेटल होने लगे। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया कि सोसाइटी जो थी वो कॉम्प्लेक्स हो गई, बड़ी बड़ी सिटीज बनने लगी। आज जैसी मॉडर्न सिटीज नहीं ऑब्वियसली, लेकिन उस टाइम के लिए वो भी मॉडर्न सिटीज ही थी। तो जो स्टार्टिंग में पहली पहली सिविलाइजेशन थी वो कब आई थी? लगभग 4000 से लेके 3000 BCE तक। और जो सिविलाइजेशन आई उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या था? वही एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर नहीं आया होता तो इंसान सेटल नहीं हुआ होता, और अगर सेटल नहीं हुआ होता तो सिविलाइजेशन कहां से बनती, है ना? सिविलाइजेशन की समझ आ रही है आपको? एक होता है ना कोई छोटा सा क्लैन वगैरह, उसको हम सिविलाइजेशन नहीं बोल सकते। सिविलाइजेशन होती है जिसमें ये चारों पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अर्बन डेवलपमेंट मतलब सिटी लाइफ, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब क्लासेस, बहुत सी क्लासेस, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, एलीट क्लास वगैरह, गवर्नमेंट भी होगी उसमें कोई ना कोई, और सिस्टम ऑफ राइटिंग भी होगा। ये इंपॉर्टेंट है सिविलाइजेशन के लिए, ठीक है? तो जैसे हमने देखा कि एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। वजह क्या थी एग्रीकल्चर की वजह से सिविलाइजेशंस पैदा हुई? क्योंकि सरप्लस फूड बनने लगा। जब सरप्लस फूड बनने लगा तो लोगों को हंटिंग और गैदरिंग की जरूरत नहीं पड़ने लगी, एक ही जगह लोग रहने लगे, तो वहां पे ऑब्वियसली आबादी बढ़ती गई। आबादी जब बढ़ती गई तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज बन गई। सिविलाइजेशंस बनने के बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेप आया इंसान की जिंदगी में, वो क्या था? राइज ऑफ एम्पायर्स। अब क्या हुआ? अब एम्पायर्स बनने लगे। एम्पायर्स क्या होते हैं? एम्पायर्स का मतलब है जब एक सिविलाइजेशन कुछ सिविलाइजेशन, एक या एक से ज्यादा सिविलाइजेशन को कनकर करे, मतलब उन पे फतह हासिल करे, जंग करे उनके साथ और वो जीते, और उसको सब्ज्यूम करे। सब्ज्यूम करने का मतलब क्या है? उसको अपने साथ मिला ले, उस पे भी राज करना स्टार्ट करे, तो उसको बोला जाता है एम्पायर्स, ठीक है? अब एम्पायर जो होते हैं वो फोर्स की वजह से बनते हैं। सिविलाइजेशन नेचुरली बन रहे थे, मतलब क्या हुआ? एग्रीकल्चर के बाद सेटलमेंट्स बन गई। सेटलमेंट्स जब इंक्रीज होने लगी पॉपुलेशन में तो वो सिविलाइजेशंस बन गई। लेकिन जब बहुत सी सिविलाइजेशंस बनी और फिर सिविलाइजेशंस आपस में लड़ने लगी, और आपस में लड़के जब एक दूसरे को हराने लगी और उन पे राज करने लगी, तो वहां पे बन गए एम्पायर्स, ठीक है? एम्पायर्स को कौन रूल करता था? एम्परर, जिसको हम राजा बोल सकते हैं। एम्परर्स एम्पायर को रूल करते थे। सिविलाइजेशंस में ऐसा नहीं होता था, ठीक है? और दुनिया का जिसको सबसे पहला एम्पायर माना जाता है वो था अकेडियन एम्पायर। मतलब क्या है कि जो अकेडियन लोग थे उन्होंने बाकी सिविलाइजेशन के साथ जंग की और उनको सब्ज्यूम किया, उन पे राज करना स्टार्ट किया, तो बन गया एम्पायर। और आपको पता ही है कि दुनिया में उसके बाद बहुत से एम्पायर्स आए, जैसे रोमन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, और इंडिया में भी कोई एम्पायर्स की कमी नहीं थी, जैसे मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, उसके बाद मुगल एम्पायर एटसेट्रा। तो मतलब आप समझो कि यहीं से राइज ऑफ एम्पायर, जब एम्पायर बनना स्टार्ट हुए तो वहीं से जो पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड थी वो एक्चुअल में स्टार्ट हो गई, क्योंकि यहीं पे टेरिटरीज का मसला आने लगा कि कौन सी टेरिटरी किसकी है। वहीं पे लोग सेटल होने लगे और वहीं पे लोग अपने एम्पायर्स बनाने लगे, और बाकी जो सिविलाइजेशंस थी, बाकी जो एरियाज थे, उनको भी कनकर करने लगे और अपने साथ जोड़ने लगे, ठीक है? तो यहां से स्टार्ट हो गया एक्चुअल में जो आज की हम शक्ल देखते हैं ना, तो यहीं से बनना स्टार्ट हो गया जो दुनिया की आज की शक्ल है, एम्पायर्स से, ठीक? तो क्या हुआ कि एग्रीकल्चर, उसके बाद सेटलमेंट, सेटलमेंट के साथ पॉपुलेशन बढ़ने लगी, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन के बाद जब इंसान का लालच बढ़ गया तो एम्पायर्स, ठीक है? अब आता है उसके बाद जो रिसेंटली हमारी जिंदगियों में हुआ है, ऑब्वियसली हमारी जिंदगी में नहीं, लेकिन रिसेंटली अगर दुनिया के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो ये बहुत रिसेंट बात है कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। और ये किस वजह से हुआ? इन एम्पायर्स के आपस में जो मसले थे उन्हीं की वजह से हुआ, ठीक है? अब ये जो वर्ल्ड वॉर 1 था, इसमें ऑब्वियसली कुछ कंट्रीज भी थी, जैसे फ्रांस वगैरह, अमेरिका वगैरह, ये कंट्रीज भी थी, लेकिन इस टाइम पे एम्पायर्स भी थे। तो ये जंग एक अजीब जंग थी जिसमें एम्पायर्स भी थे, कंट्रीज भी थी, एटसेट्रा। लेकिन यहां पे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, यहां पे हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे बस, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 पे ही 10 वीडियोस बनाएं वो भी कम हो जाएंगी। यहां पे हमारा सिर्फ काम क्या है? आइडिया लेने का। तो जो वर्ल्ड वॉर 1 था वो ऑब्वियसली 1914 से लेके 1918 तक हुआ, और इसमें 2 पार्टीज थी मेन, अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स में कौन कौन सा था? फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन, ठीक है? और जो सेंट्रल पावर्स थी उसमें कौन कौन सी थी? जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर
और ऑटोमन एम्पायर, और इसमें कंट्री और भी थी जिसका नाम था बल्गेरिया। ये जो सेंट्रल पावर्स थी, ये 4 मेन सेंट्रल पावर्स थी, और भी थी इनके साथ जुड़ी हुई कंट्रीज, लेकिन ये मेन थी। ये जो वर्ल्ड वॉर 1 था, एक्चुअल में ये इन दो के बीच में हुआ, एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स, ठीक है। और इन द आफ्टरमैथ, मतलब क्या है कि जो वॉर हुआ वर्ल्ड वॉर 1 जो 1918 में खत्म हुआ, अब उसमें हुआ क्या, उसका जो रिजल्ट था वो क्या था, जो 4 एम्पायर्स थे वो डिसअपियर हो गए, दुनिया से खत्म हो गए। कौन कौन सा? जर्मन एम्पायर जो था, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर और रशियन एम्पायर्स, ये बिल्कुल खत्म हो गए और उनकी वजह से कंट्रीज वजूद में आई, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा है न्यूमरस नेशंस रीगेन देयर फॉर्मर इंडिपेंडेंस। जैसे एम्पायर का मैंने क्या बोला कि एम्पायर का काम क्या होता है, जितना हो सके उतना अपने एम्पायर को एक्सपेंड करो। वो कैसे करो? बाकी कंट्रीज को कनकर करो, बाकी एम्पायर्स को कनकर करो। तो ये जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ और उसका जो आफ्टर मैथ था, जिसकी वजह से ये जो बाकी ये जो एम्पायर्स थे वो खत्म हो गए, उनकी वजह से जो इन एम्पायर्स ने कंट्रीज को, बाकी एम्पायर्स को अपने अंडर लिया था, कनकर किया था, फतह किया था, वो अलग हो गए। रीगेन्ड देयर फॉर्मर इंडिपेंडेंस एंड न्यू वंस वर क्रिएटेड, और नए भी कुछ कंट्रीज बन रही हैं। आप देख रहे हो यहां पे कि पॉलिटिकल डिवीजन यहां पे अब बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने लगी इंसान की लाइफ में। कंट्रीज की जो नेशनलिज्म था वो इंसान में जागने लगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो स्टेप था वो क्या था? वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो एक्चुअल शक्ल है आज की, लगभग वो तैयार हो गई थी। अब वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 में भी 2 पार्टीज थी। कौन कौन सी? एक्सिस पावर्स, जिसमें आपको पता है एक जर्मनी थी, हिटलर, उसके बाद इटली था और उसके बाद जापान था। यह था एक्सिस पावर। और दूसरा था एलाइड पावर्स। एलाइड पावर्स में कौन कौन सा था? ब्रिटेन, यूएस, सोवियत यूनियन मतलब रशिया और फ्रांस, ये था एलाइड पावर्स में। और ये वॉर स्टार्ट कब हुई? इन 1939, जब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया, वहां से स्टार्ट हुआ। और ये एंड कब हुई वॉर? जब जापान ने सरेंडर किया 1945 में। और जापान ने कब सरेंडर किया? जब उसके ऊपर 2 एटम बॉम्ब्स गिराए गए अमेरिका की तरफ से, तब जापान ने सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। और वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आई दुनिया में। और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या थी कि जो यूरोपियन कॉलोनियल एम्पायर्स थे, जैसे फ्रांस ने भी बहुत सी कॉलोनीज बनाई थी अपनी, ब्रिटिश ने, ऑब्वियसली इंडिया तो ब्रिटिश के अंडर ही था, पुर्तगाल ने भी बनाई थी, बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज ने अपने एम्पायर्स बनाए थे। वो क्या हो गया? वो खत्म हो गए। इंडिया, जैसे इंडिया में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया को छोड़ के चले गए। ऑब्वियसली उसमें हाथ जो था वो इंडिया के लोगों का भी था, महात्मा गांधी का था, बाकी जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका हाथ था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया वो वर्ल्ड वॉर 2 ने भी प्ले किया, क्योंकि ब्रिटेन के पास उसके बाद उतने रिसोर्सेज नहीं रहे थे कि वो इन कॉलोनीज को सस्टेन कर सके, ठीक है। फिर ये जो कंट्रीज वजूद में आई, ये बहुत सी कंट्रीज वजूद में आई, कब? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और इंपॉर्टेंट यहां पे क्या हुआ कि 2 सुपर पावर्स वजूद में आई। कौन कौन सी? सोवियत यूनियन, जिसको हम रशिया बोलते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये जो यूएसएसआर है ये ऑब्वियसली आज का रशिया नहीं है। यूएसएसआर पहले था, 1989 में यूएसएसआर टूट गया और रशिया बन गया। यूएसएसआर जो था उसमें बहुत सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, ठीक है, वो आज अलग हो गई हैं। और वर्ल्ड वॉर 2 का एक और रिजल्ट ये था कि जो अलाइड पावर्स थी, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, फ्रांस वगैरह, इन्होंने फिर यूनाइटेड नेशंस का गठन किया, यूनाइटेड नेशंस बनाया। और आपको पता ही है कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। मैंने पहले ही कहा कि वर्ल्ड वॉर 2 ने भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि यहां से जो ब्रिटिश पावर थी वो चली गई और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया, ठीक है। यहां पे हिस्ट्री खत्म हो जाती है। यहां में हमें पता चला कि इंसान पहले हंटर गैदरर था और हंटर गैदरर के बाद सेटल हो गया, सेटल होने के बाद फिर नेशंस बनाए, कंट्रीज बनाई, ठीक है। ये सारी हिस्ट्री जरूरी थी पढ़ना ताकि हमें प्रेजेंट जो पोजीशन है उसका पता चले। तो यहां तक हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या था, जो आज की दुनिया की शक्ल है वो कैसे वजूद में आई। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि किसी ज्योग्राफिकल एरिया को आप कंट्री कैसे बोल सकते हैं, किस ज्योग्राफिकल एरिया को आप कंट्री बोल सकते हैं।
देखिए इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं जो किसी जियोग्राफिकल एरिया को फुलफिल करने पड़ते हैं, तब जाके उसको कंट्री माना जाता है। उसके बाद भी बहुत से डिस्प्यूट होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप इतना देखिए कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंड होना चाहिए, मतलब जमीन होनी चाहिए जिसको पूरी दुनिया ना सही लेकिन कुछ दुनिया का पार्ट उसको रिकॉग्नाइज करे कि नहीं ये एक कोई पर्टिकुलर कंट्री है, और उसके बॉर्डर्स भी रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, बेशक बॉर्डर्स पे डिस्प्यूट हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन बॉर्डर्स एटलीस्ट होने चाहिए जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, उसके बाद परमानेंट रेजिडेंट्स होने चाहिए, मतलब उस कंट्री के उस जियोग्राफिकल एरिया के लोग जो हैं वो परमानेंट उसी के रेजिडेंट होने चाहिए। ठीक, उसके बाद सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसके बाद सॉवरेंटी होनी चाहिए, सो दैट नो अदर कंट्री हैज पावर ओवर इट्स टेरिटरी। मतलब क्या है कि जो कोई कंट्री है उसकी सॉवरेंटी होनी चाहिए, जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो खुद मुख्तियार होना चाहिए, खुद के खुद डिसीजन लेना चाहिए, कैसे कंट्री चलानी है, कैसे क्या करना है, कैसे फॉरेन रिलेशंस बनाने, कैसे कहां पे इकोनॉमी को कैसे चलाना है, ये उसके खुद के कंट्रोल में होना चाहिए, तब जाके उसको कंट्री माना जाएगा। सॉवरेंटी मतलब किसी बाहर की कंट्री की कोई पावर उस पर नहीं चलनी चाहिए। और उसके बाद क्या है कि वही रिकॉग्निशन की बात की, जो बाकी इंडिपेंडेंट स्टेट्स है मतलब बाकी जो कंट्रीज हैं उनसे उसको मान्यता मिले, रिकॉग्निशन मिले। यहां पे तो हमने देख लिया कि क्राइटेरियाज क्या हैं किसी कंट्रीज के, लेकिन इन क्राइटेरियाज के बावजूद भी आप देखिए कि कितने डिस्प्यूट हैं, किसको कंट्री मानोगे किसको नहीं मानोगे ये अभी तक क्लियर नहीं है। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस के पास भी कोई ठोस डेफिनेशन नहीं है कि किसको हम कंट्री माने। जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उसके 193 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। इसका मतलब क्या है कि यूनाइटेड स्टेट के हिसाब से अभी तक सिर्फ 195 कंट्रीज हैं। ठीक है, 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन सी हैं? एक है होली सी जिसको वेटिकन सिटी भी बोला जाता है। ये क्या है होली सी और वेटिकन सिटी? ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मसला है, इसमें ना जाते हुए आप बस याद रखिए कि अगर होली सी पूछा जाए आपसे या वेटिकन सिटी पूछा जाए आपसे, ये एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। ये जो स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन और होली सी या वेटिकन सिटी है ये 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज है, मतलब ये मेंबर नहीं है, ये ऑब्जर्व कर सकती हैं जो जनरल असेंबली की मीटिंग वगैरह होती है उनको, और मेंबर्स इसके कितने हैं? 193। तो इस हिसाब से जो ये यूनाइटेड नेशंस हैं उसके हिसाब से कितनी कंट्रीज हैं? सिर्फ 195। ठीक है, और बहुत सी जो कंट्रीज हैं जिन्होंने खुद को सेल्फ डिक्लेयर किया है कि हम जी नेशंस हैं, हम जी कंट्रीज हैं, उनको सबको जो यूनाइटेड नेशंस हैं उन्होंने रिकॉग्निशन दी है। लेकिन ये जो 3 कंट्रीज हैं यहाँ पे सोमालीलैंड वगैरह, इनको यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक इनको कोई भी रिकॉग्निशन नहीं दी है। बाकियों को दी है, इनको नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? कोई क्राइटेरिया ठोस नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्प्यूट है ना, कौन सी कंट्री है कौन सी नहीं। उसके बाद आप ये देखिए कि कंट्री कोड्स अगर आप देखोगे, जो कोड्स होते हैं ना कंट्री के फोन नंबर वगैरह के लिए, जैसे +91 इंडिया का है, उस हिसाब से 249 नेशंस हैं। आप खुद बताइए, आप 195 बोलती है यूनाइटेड नेशंस, 249 कंट्री कोड्स हैं। अब जब लिखा ही कंट्री कोड्स तो इसका मतलब क्या है? कंट्रीज के कोड्स मतलब 249 कंट्रीज हैं फिर, है ना। अब ये भी मसला ही है। उसके बाद जो ओलंपिक गेम्स है उसमें लगभग 210 नेशन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, करते नहीं है लेकिन कर सकते हैं, तो इसका मतलब ओलंपिक्स के हिसाब से 210 कंट्रीज हैं। और अगर फीफा की बात करें, जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, उसमें 211 नेशंस कंट्रीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो अब यहां पे कंफ्यूजन है कि एक्चुअल में कंट्रीज हैं कितनी दुनिया में, क्योंकि कोई क्राइटेरिया ठोस नहीं है। कोई भी डिस्प्यूटेड एरिया को कोई भी कंट्री बोल जाता है, किसी के लिए कोई पर्टिकुलर एरिया कंट्री है, किसी के लिए कोई पर्टिकुलर एरिया कंट्री नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें यूनाइटेड नेशंस की जो कंट्रीज हैं उस हिसाब से जाना है। ठीक है, तो उस हिसाब से अभी तक कितनी कंट्रीज है? 195। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज। कंट्रीज जो हैं उनको क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए बहुत से तरीके हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस एक तरीका इस्तेमाल करता है जो है एक डेवलप कंट्रीज, दूसरा है ट्रांजिशन कंट्रीज और तीसरा है डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। हम यहां पे देखेंगे जो क्लासिफिकेशन है कॉन्टिनेंट के हिसाब से। ठीक है, किस कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्रीज आती हैं उस हिसाब से, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एशियन कंट्रीज।
एशिया के कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। आप देखिए पहले कि ये जो एशिया है ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है, मतलब एशिया में दुनिया में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। देखिए आप, चाइना भी एशिया में ही है और इंडिया भी एशिया में ही है, टू मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज तो एशिया में ही है। तो एशिया जो है दुनिया का पॉपुलेशन के हिसाब से और एरिया के हिसाब से भी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ये ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। हेमिस्फीयर का क्या मतलब है, हम मैप में देखते हैं। देखिए जो ऑरेंज है ये सारा एशिया है। ईस्ट और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का क्या मतलब है, जो दुनिया है उसको हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया गया है। कैसे, जैसे अगर हम बीच में यहां पे लाइन देंगे तो ये आया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये आया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो इस हिसाब से एशिया ईस्ट में है ना। दूसरा तरीका है कि अगर हम यहां पे लाइन देते हैं तो ये आया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये आया सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एशिया है ये ईस्ट और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक है, आप यहां पे देखिए सऊदी अरेबिया वगैरह यहां से लेके ये जो रशिया का ये टिप है यहां तक, और यहां से इंडोनेशिया वगैरह से लेके ये जो साइबेरिया रशिया वगैरह का ये टिप है यहां तक, ये सारा एशिया है। और ये जो यहां है ये यूरोप है, और एशिया और यूरोप को यूराल माउंटेन्स वगैरह जो हैं, कैस्पियन सी वगैरह, ये अलग करते हैं एशिया और यूरोप को। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखिए, यहां पे कंट्रीज भी जो एशिया में है वो भी सारी लिस्टेड हैं और कैपिटल भी जो उनकी है वो भी यहां पे सारी लिस्टेड है। जो भी कंट्री जिसके साथ आपको ये एस्ट्रिक मिल रहा है ना, स्टार जैसा एस्ट्रिक जिसको बोला जाता है, ये एस्ट्रिक जिस कंट्री के साथ भी मिलेगा उसका मतलब है वो कंट्री, उसका कुछ हिस्सा आता है यूरोप में और कुछ हिस्सा आता है एशिया में। बहुत सी ऐसी कंट्रीज है, क्योंकि एशिया और यूरोप जो है वो किसी सी से डिवाइड नहीं है, वो जमीन से आपस में जुड़े हुए हैं। और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है रशिया। आप देखिए रशिया जो है, रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है और उसका आधा हिस्सा आता है यूरोप में, आधा हिस्सा आता है एशिया में। लेकिन तब भी रशिया एशिया की, उसका अगर आधा हिस्सा ही देखा जाए एशिया में जो है, तब भी एशिया की सबसे बड़ी कंट्री बन जाती है, क्योंकि जो एशिया में जो रशिया का हिस्सा है वो चाइना से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि चाइना जो है वो दूसरे नंबर पे आती है। यहां पे जो ये कंट्रीज हैं ये साइज के हिसाब से, पहले रशिया सबसे बड़ी, उसके बाद चाइना दूसरे नंबर पे, इंडिया तीसरे नंबर पे, वैसे ही ये सारा जो है ये साइज के हिसाब से है। और उस हिसाब से यहां पे देखिए मालदीव जो है वो सबसे छोटी एशियन कंट्री बनती है। ठीक है, ये समझ आ गया। और जो मैं रशिया की बात कर रहा हूं कि रशिया का जो एशिया में हिस्सा है उस हिसाब से रशिया एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है। और यह भी ख्याल रखिएगा कि जो हिस्सा यूरोप में है रशिया का, उस हिसाब से भी रशिया यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री है, क्योंकि जितना एरिया रशिया का यूरोप में है वो बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं, फ्रांस हो या कोई भी कंट्रीज हो, ब्रिटेन हो, उनसे बड़ा ही है। इसका मतलब क्या है कि रशिया एशिया की भी बड़ी कंट्री है और रशिया यूरोप की भी बड़ी कंट्री है। बाकी आप यहां पे देख सकते हैं जैसे अजरबैजान है वगैरह, जॉर्जिया है, ये अर्मेनिया है, इनका कुछ हिस्सा उधर भी आता है और कुछ हिस्सा यूरोप में भी आता है, कुछ हिस्सा एशिया में भी आता है। ठीक है, अगर आपको इन वीडियोस के कंटेंट को कॉपी करने में, नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 359 रुपीज की आप छोटी सी कंट्रीब्यूशन करके सारे पीडीएफ जितने हमने आज तक वीडियो बनाई हैं उनके पीडीएफ्स और जितनी आगे बनाएंगे वीडियोस एग्जाम तक उनकी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर 359 रुपीज की कोई कंट्रीब्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता तो हमने कुछ छुपाया नहीं है, यूट्यूब पे सारा है, आप यहां पे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक बार एशिया का मैप भी देख लेते हैं। ये रशिया है, रशिया का आधा हिस्सा इधर भी आता है लेकिन वो यूरोप में है। ठीक है, बाकी आया फिर मंगोलिया, यहां पे आया चाइना। ठीक, उसके बाद इंडिया, जो ये इंडिया वगैरह, ईरान, ये एरिया जो होता है इसको बोला जाता है साउथ एशिया। और ये जो एरिया है यहां पे मलेशिया वगैरह, इसको बोला जाता है साउथ ईस्ट एशिया, है ना, क्योंकि साउथ में भी है और ईस्ट में भी है, साउथ ईस्ट एशिया। ये जो कजाकिस्तान वगैरह, तुर्कमेनिस्तान वगैरह है, इनको बोला जाता है सेंट्रल एशिया। और ये जो टर्की वगैरह, सऊदी अरेबिया, ईरान, और मुझे लगता है कुछ लोगों को तो आज पहली बार पता चल रहा होगा कि सऊदी अरेबिया, यमन, ईरान, इजराइल तक
एशिया में ही आता है। इसको बोला जाता है, इस रीजन को बोला जाता है मिडल ईस्ट। ठीक है, ये क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं और अफ्रीका को देखते हैं। अब यहां पे अफ्रीका की कंट्रीज भी और उनकी कैपिटल भी, और ये भी साइज के हिसाब से। इसका मतलब अल्जीरिया जो है सबसे बड़ी अफ्रीकन कंट्री है, और यहां पे जो कंट्री है ये सबसे छोटी कंट्री है। ठीक है, जो अफ्रीका है वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट भी है। तो इसकी हम पोजीशन देखते हैं कहां पे है। आप देखिए कि ये जो है ये अफ्रीका, ये जो येलो में है ये सारा अफ्रीका है, और ये जो एरिया है छोटा सा इसके साथ, जैसे इंडिया के साथ श्रीलंका है छोटा सा नीचे, वैसे ही यहां पे अफ्रीका के साथ भी है। इसको बोला जाता है मेडागास्कर, ये भी अफ्रीका का ही हिस्सा है। ठीक, तो अब हम अफ्रीका को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। आप देखिए ये जो अल्जीरिया है ये सबसे बड़ी कंट्री है अफ्रीका की। उसके बाद बाकी कंट्रीज आती हैं। अफ्रीका में ही इजिप्ट भी है जहां पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, है ना। और उसके बाद ये जो है ना ये हिस्सा, इसको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे सोमालिया, इथियोपिया और जिबूटी कंट्री जो है वो यहाँ आती हैं। और मैंने जैसे पहले ही कहा यहाँ पे ये है मेडागास्कर। ठीक है, ये भी अफ्रीका का ही हिस्सा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन कंट्रीज को नोट कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका के साथ यहाँ पे जो एस्ट्रिक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नीचे दी गई है। इसकी 3 कैपिटल हैं। ठीक है, एक है एग्जीक्यूटिव कैपिटल, फिर है लेजिस्लेटिव कैपिटल, फिर है जुडिशियल कैपिटल। नॉर्मली हम सुनते हैं केप टाउन इसकी कैपिटल है, लेकिन अलग अलग कैपिटल हैं अलग अलग कामों के लिए। तो आप यहां पे इसको अच्छी तरह देख सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूरोप को। यूरोप जो है वो टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है आधा सा। ठीक है, इसकी हम देखते हैं लोकेशन। आप देख सकते हैं यहां पे है यूरोप। ठीक है, यूरोप ऑब्वियसली एशिया के साथ जुड़ा हुआ है और अफ्रीका के ये नॉर्थ में आता है। यहां पे ख्याल रखना, नॉर्थ का मतलब ऊपर नहीं होता। नॉर्थ एक डायरेक्शन है सिर्फ। ठीक है, मैं अगर आप ग्लोब को उल्टा भी देखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि स्पेस में ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। ठीक, अब यहां पे मैप्स ऐसे बनाए गए हैं, यूरोपियंस ने ही बाद में मैप्स बनाए। पहले जो मैप्स बनाते थे वो बनाते थे अरब। ठीक है, अरब के जो लोग थे उन्होंने मैप्स बनाए थे। उन्होंने जो मैप्स बनाए थे उनके हिसाब से अफ्रीका ऊपर आता था और बाकी मतलब समझो ये जो मैप है ये उल्टा होता था। ठीक है, लेकिन फिर यूरोपियंस ने टेक ओवर किया, और जब यूरोपियंस ने टेक ओवर किया तो आपको पता है यूरोपियंस को सेंस ऑफ सुप्रीमेसी बहुत ज्यादा है। तो उसी सुप्रीमेसी के वजह से उन्होंने फिर अपना जो है वो ऊपर दिखाया है कि हम जी ऊपर हैं, सबके ऊपर हैं। लेकिन नॉर्थ साउथ का मतलब ये नहीं होता ऊपर नीचे, नॉर्थ एक डायरेक्शन है सिर्फ। ठीक है, तो अब यूरोप को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यहां पे देखिए ये जो मैं बोल रहा हूं पहले कि ये जो रशिया है यूरोप का हिस्सा, ऑब्वियसली आधा रशिया एशिया का हिस्सा। ठीक है, जैसे कजाकिस्तान भी बोला था मैंने, आधा कजाकिस्तान एशिया में है, आधा कजाकिस्तान रशिया में है। आधा आधा का मतलब यहां पे पूरा 50-50% नहीं, कुछ हिस्सा इधर कुछ हिस्सा उधर। ठीक है, जैसे जॉर्जिया भी है, अजरबैजान भी है और आर्मेनिया भी है। ठीक है, यहां पे आप देखिए ये जो हिस्सा है इसको बोला जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ये जो 3 कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इनको बोला जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ये सारा हम डिटेल में अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। ये जो दुनिया के रीजन्स हैं इनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे देखिए आप, ये है यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड। आयरलैंड के भी 2 हिस्से हैं, एक है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, दूसरा है नॉर्दर्न आयरलैंड। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे अगली वीडियोज में। यहां पे है इटली। ठीक है, वेटिकन सिटी इटली के अंडर आती है, सबसे छोटी कंट्री जो दुनिया की है। यहां पे आप देख सकते हैं पुर्तगाल, स्पेन वगैरह, और ये जो नीचे है ये है अफ्रीका। ठीक, ओके, क्लियर है यहां तक? तो आप यहां पे इनको अच्छी तरह देख सकते हैं कंट्रीज को, यूरोपियन कंट्रीज को, और नोट डाउन भी कर सकते हैं। नोट डाउन नहीं कर सकते तो हमसे आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्टिनेंट पे, और अगला कॉन्टिनेंट है हमारा नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका जो है वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है सारे का सारा, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को मिला के अमेरिकाज भी बोला जाता है। ठीक है, देखो कॉन्टिनेंट जो होते हैं ना वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग हिसाब से पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, कुछ कंट्रीज में इस एरिया को, पूरे ये जो एरिया है, कौन सा, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इसको एक ही नाम दिया जाता है और एक ही कॉन्टिनेंट बोला जाता है, क्योंकि ये अलग है ही नहीं, ये जुड़े हुए हैं जमीन के साथ। इनको बोला जाता है एफ्रो यूरेशिया। ठीक, कुछ कंट्रीज में एशिया और यूरोप को इकट्ठे मिला के पढ़ाया जाता है तो उसको बोला जाता है यूरेशिया।
ठीक, कुछ कंट्रीज में तीनों को इकट्ठे मिला के पढ़ाया जाता है, और कुछ कंट्रीज में अमेरिकाज जो है इसको दोनों को अमेरिकाज बोल के पढ़ाया जाता है। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या आता है, नॉर्थ अमेरिका, नीचे वाला हिस्सा आता है साउथ अमेरिका। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वेस्ट में आता है, नॉर्थ अमेरिका जो है वो वेस्ट में आता है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है ना, ये जो हिस्सा है ये सारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। ठीक है, ये जो ग्रीनलैंड है ना, ये ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। ठीक है, तभी इसको मैंने एस्ट्रिक डाला है, ये डेनमार्क का हिस्सा है। अब ये आता है नॉर्थ अमेरिका में, तो इसलिए मैंने यहां पे इसको इंक्लूड किया है, लेकिन एक्चुअल में ये डेनमार्क यूरोप की कंट्री का हिस्सा है, लेकिन फिजिकली प्रेजेंट कहां पे ये, फिजिकली ये नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है। और यहां पे कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिनको माना जाता है कि वो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं, और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनको बोला जाता है कैरेबियन कंट्रीज। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो रीजन्स वगैरह हैं हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप देखिए ये है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका यहां पे सबसे ऊपर जो है वो है कनाडा। ठीक है, उसके बाद आया यूनाइटेड स्टेट्स नीचे, उसके बाद मैक्सिको। ये तीन इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, बाकी छोटी छोटी कंट्रीज हैं। ये जो हिस्सा है ना, ये जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को आपस में जोड़ता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, और ये जो हिस्सा क्यूबा वगैरह, बहामास वगैरह, इसको बोला जाता है कैरिबियन। पायरेट ऑफ कैरिबियन तो देखी होगी आपने, इसी एरिया को बोला जाता है कैरिबियन का एरिया। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्टिनेंट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है वो भी ऑब्वियसली वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है, लेकिन वो नीचे है नॉर्थ अमेरिका के, तो साउदर्न हेमिस्फेयर में। आप देखिए ये जो है ये है साउथ अमेरिका, है ना। ये ऑब्वियसली ये वाला हिस्सा आता है, ये आता है वेस्टर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो इसकी कंट्रीज आप देख सकते हैं, इसमें कंट्रीज कम ही हैं, इनको याद रखना भी आसान हो जाएगा। यहां पे जो बोलिविया है उसकी भी 2 टाइप की जो कैपिटल्स है वो यहां पे दोनों दी गई हैं। ठीक है, सूरीनाम जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा था कम्युनिटी पोस्ट पे यूट्यूब पे, वहां पे सूरीनाम मेजॉरिटी आप लोगों ने कहा कि वो अफ्रीकन कंट्री है, लेकिन नहीं, सूरीनाम जो है वो साउथ अमेरिका की कंट्री है। उसके बाद आप देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज सीखने की है, वो क्या है कि ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया में पढ़ाया जाता है ना, 7वां कॉन्टिनेंट, मतलब एक तो कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका भी है, लेकिन वहां पे कोई आबादी नहीं, वहां पे कोई कंट्री नहीं है, तो मैंने उसको यहां पे इंक्लूड किया ही नहीं है, क्योंकि यहां पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज पढ़ रहे हैं, तो जब उस पर कोई कंट्री नहीं है तो उसको क्यों पढ़े हम, है ना। तो वो जो कॉन्टिनेंट है वो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में हम पढ़ेंगे अच्छी तरह। कॉन्टिनेंट्स के फीचर, कौन से पहाड़ हैं, कौन सी दरिया हैं वहां पे, वो हम फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे। यहां पे हम सिर्फ कंट्रीज पे फोकस रख रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए इंडिया में जो कॉन्टिनेंट पढ़ाया जाता है, एक जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट माना जाता है उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में कुछ ही कंट्रीज इंक्लूड होती हैं, है ना। सारी कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट में इंक्लूड नहीं होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में जैसे तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया की ही वो एक स्टेट है, वो इंक्लूड होती है। बाकी कभी कभी न्यूजीलैंड को इंक्लूड किया जाता है, जो एक्चुअल में होना नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड को अब ऐसा भी बोला जा रहा है कि उसको एक अलग कॉन्टिनेंट माना जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि बाकी कंट्रीज में पढ़ाया जाता है एक कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया की जगह ओशिनिया। ओशिनिया में जो बाकी उस एरिया में कंट्रीज हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। आप देखिए मैं मैप में दिखाऊंगा आपको, ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करते हैं तो न्यूजीलैंड उसमें इंक्लूड नहीं होता, और यहां पे बहुत सी और कंट्रीज हैं, छोटी छोटी बहुत सी और कंट्रीज हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में इंक्लूड नहीं होंगी, तो वो किस कॉन्टिनेंट में हम इंक्लूड करें। तो इसलिए ये जो एरिया है ना सारा, इसको बोला जाता है ओशिनिया। ठीक है, इसमें बहुत सी कंट्रीज आती हैं, आप देख सकते हैं यहां पे। देखिए फिजी, अगर हम ऑस्ट्रेलिया बनाएंगे, अगर हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बनाएंगे तो फिजी कहां दिखाएंगे, वैसे ही टोंगा कहां दिखाएंगे, वैसे ही मार्शल आइलैंड्स कहां पे दिखाएंगे, तो वो ओशिनिया है। इंडिया में ओशिनिया नहीं पढ़ाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया जाता है, लेकिन बाकी दुनिया में लगभग मेजॉरिटी ऑफ दुनिया में क्या पढ़ाया जाता है, ओशिनिया। ठीक है, और ये जो कंट्रीज है ये कम लोग जानते हैं इन कंट्रीज के बारे में, और उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन भरोसा नहीं, कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनको भी आप अच्छी तरह देखिए। तो अब मैप में देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया, है ना, लेकिन यहां पे देखिए और कितनी कंट्रीज हैं। ठीक है, तो ये जो और कंट्रीज है कहां इंक्लूड करोगे, खासकर न्यूजीलैंड जो बहुत बड़ी कंट्रीज है। ये जो छोटा सा हिस्सा इसको बोलते हैं तस्मेनिया, ये ऑस्ट्रेलिया का ही हिस्सा है। ठीक है, लेकिन ये जो न्यूजीलैंड ये किसका हिस्सा मानोगे आप फिर। ठीक, समझ आ रही है आपको।
तो ऑस्ट्रेलिया में ये कंट्री भी आती है, ये पपुआ न्यू गिनी ये कंट्री है। ठीक है, समझ आ गया यहां तक? क्लियर है सारा? मुझे उम्मीद है मैंने ये किसी हद तक आपको क्लियर कराया होगा, आपको समझ आई होगी कि क्या है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, कौन सी कंट्री कहां पे आती है। आप इनको अच्छी तरह नोट डाउन कीजिए। तो इस स्लाइड पे आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको भी देखिए और इसके बाद आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।